हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। इलिप्स और हाइपरबोला, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय हम पढ़ रहे हैं और आज हम इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप थर्ड डे में जब पढ़ रहे होंगे तो लेक्चर 1 आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि लेक्चर 1 के बिना सब कुछ अधूरा है। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम 2D पूरी कर लेंगे, जहां से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आरपीएससी इस पार्ट में से पूछता है। तो 15 से 20 क्वेश्चन अगर इस पार्ट में से पूछता है तो कितना इंपॉर्टेंट ये पार्ट 2D वाला पार्ट आपके लिए मायने रखता है इस आरपीएससी में। इसके बाद यहां पर स्टूडेंट में ये एसआर सैनी पार्ट फर्स्ट आई थिंक मेरे कंप्लीट होने जा रही है। एसआर सैनी पार्ट 2 का भी बहुत कुछ हमने कंप्लीट किया था। देखते हैं उसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। लेकिन अब यहां पर आप लोगों की जो पढ़ने की जो रफ्तार है इसको थोड़ी और बढ़ा लीजिए। साथ ही साथ आप ग्रेजुएशन का पार्ट भी पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट राउंड आपका चल रहा होगा, तो उम्मीद करता हूं कि वहां से जब आप सेकेंड राउंड में जब पहुंचेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट ग्रेजुएशन में भी बहुत ज्यादा शार्प हो जाएंगे। क्लियर? तो मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं। ध्यान रहे, मैं एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन तो छोड़ ही सकता हूं जो तीसरी चौथी बार रिपीट होगा, तो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन। बाकी सिंगल क्वेश्चन भी नहीं हम छोड़ेंगे। आज हम 30 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक बिंदु ऐसे चलता है कि उसकी इस बिंदु से दूरी, ये बिंदु आपको दे रखा है, मान लो एक बिंदु दे रखा है, ये -2,0, ये बिंदु दे रखा है, और एक रेखा दे रखी ये वाली, x बराबर -3/2। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बिंदु ऐसे चलता है, माना वो बिंदु ये है x, y या h के कुछ भी मान लो। एक बिंदु ऐसे चलता है जिसकी इस फिक्स पॉइंट से दूरी x बराबर -3/2 दूरी का 2/3 गुणा है। ये अगर s कह दूं और ये pm कह दूं तो ये क्या कह रहा है कि p की s से दूरी, p की s से दूरी और इस रेखा से दूरी का 2/3 गुणा है। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये 2/3 तो उत्केंद्रता ही है? SP बराबर EPM, उत्केंद्रता 2/3 अगर आपको दिख जाती है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आप दीर्घवृत्त कह दो डायरेक्ट। कैसे? क्योंकि परवलय की उत्केंद्रता 1 होती है, अति परवलय की 1 से ज्यादा होती है, वृत्त की 0 होती है, तो फिर 2/3 किसका आंसर होगा? दीर्घवृत्त का होगा। तो आंसर तो हमने पहले ही बता दिया। अब हम कैसे करेंगे इसको? सिंस हमें गिवन क्या है, S और P के बीच की दूरी और P की M से दूरी का 2/3 गुणा SP बराबर EPM। अगर आप इसको E नहीं भी देख पा रहे हो ना, तो लॉजिकली देख लो कि माना वो बिंदु HK है या XY है, जिसकी इस बिंदु से दूरी यानी P की S से दूरी और x बराबर -3/2 से दूरी का क्या है? 2/3 गुणा है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं ना, 3SP बराबर 2PM। तो SP कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फ्रॉम S एंड P। तो S और P के बीच की जब दूरी निकालोगे तो आ जाएगा आपके x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस में y², और बराबर में 2 और PM मतलब इस बिंदु से इस पर डाले गए लंब की लंबाई। तो क्या मैं इस रेखा को ऐसे नहीं लिख सकता हूं 2x + 3 = 0? तो इस रेखा की जब इस बिंदु से दूरी निकालते हो तो लंबवत दूरी कैसे निकालते हैं? इसमें x की जगह x रख दो और y की जगह y रख दो। y है ही नहीं, तो ये आ जाएगा आपके 2x + 3 अपॉन में अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपके 2 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर तो इसको काट देगा 2 को। अब आप वर्ग कर दो, तो वर्ग करते हो तो 9x² + 4x + 4 + y² और बराबर में 4x² + 12x और प्लस का 9। तो सबको इधर ले लेते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा आपके 5x² आ जाएगा। फिर y² की अगर मैं बात करूं तो 9y², 2 पावर के तो ही गए, 1 पावर में अगर मैं बात करूं तो 36x, और ये इधर आएगा तो प्लस के 24x, और y की अगर मैं बात करूं तो y इसमें ही नहीं, अचर पद की अगर मैं बात करूं तो 36, और ये 9 इधर आएगा तो 27 हो जाएगा। अब आपको फिर डिसीजन लेना है कि ये किसका समीकरण है। तो क्या ये वृत्त का समीकरण है? नहीं है। क्यों? क्योंकि x² और y² का गुणांक बराबर नहीं है।
इसलिए ये वृत्त का समीकरण तो नहीं हुआ। क्या ये अतिपरवलय का समीकरण है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अतिपरवलय में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में माइनस आता है। क्या ये परवलय का समीकरण है? नहीं है, क्योंकि परवलय के समीकरण में एक पर ही वर्ग आता है। तो फिर ये समीकरण किसका है? दीर्घवृत्त का है। क्लियर? क्योंकि एक्स स्क्वायर और अच्छा, और कैसे चेक कर सकते हैं अगर ऐसे पता नहीं चलता? तो लेक्चर 1 में आप लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो पहला ही पॉइंट यही था, एसपी बराबर ईपीएम तो फॉर्मूला था, और एक वो डेल इक्वल्स टू 0 हो तो रेखा युग्म होता है, डेल इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो और ए और बी बराबर नहीं हो, एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो तो दीर्घवृत्त होता है। तो इस पर आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि x और y के आपको निर्देशांक दे रखे हैं, ये प्राचलिक रूप में दे रखे हैं। इससे बनने वाले सांख्यों का समीकरण, यानी इससे बनने वाला सांख्य कौन सा है उसका नाम बताओ। तो ये आप तभी बता पाओगे जब आप t को गायब कर देते हो। तो t को गायब करने के बारे में विचार करो। x/2 बराबर cos t प्लस sin t लिख सकते हैं इसको। क्लियर? और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? y/5 इक्वल्स टू cos t माइनस sin t। सोचो स्टूडेंट, समीकरण 1 आपके सामने है और समीकरण 2 आपके सामने। दोनों में से t को हटाना, कैसे हटाओगे? समीकरण 1 का स्क्वायर कर दो। समीकरण 1 का स्क्वायर करने पर sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t तो 1 हो जाएगा। इसमें 2 sin t cos t है, इसमें भी cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t तो 1 हो जाएगा, लेकिन -2 sin t cos t आएगा। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को जोड़ देते ना, आपका काम हो जाएगा। तो मैं यहां पर बिल्कुल यही करने वाला हूं। इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का अगर स्क्वायर करते हो तो ये आ जाएगा x² / 4 प्लस y² / 25 और इक्वल में इसका स्क्वायर किया तो 1 प्लस 2 sin t cos t और इसका स्क्वायर किया तो 1 माइनस 2 sin t और cos t। तो ये तो कट जाएगा और ये जो बराबर में 1 होना चाहिए ना, तो x² / 8 और y² / 25 जो 50 हो जाएगा बराबर 1, और आपको ये दीर्घवृत्त दिखना चाहिए कि ये किसका समीकरण है? दीर्घवृत्त का समीकरण है। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक अतिपरवलय दे रखा है और इसके संयुग्मी अतिपरवलय की उत्केंद्रता निकालनी है। इसकी उत्केंद्रता तो निकाल लेते पहले, फिर देखा जाएगा बाद में। जो गिवन है आपको उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, x² / 1 और माइनस के y² / 1/3, क्योंकि 3 का भाग तो दे नहीं सकते हो क्योंकि उधर मामला बिगड़ जाएगा, बराबर में भी तो 1 होना चाहिए ना। तो इस शर्त से आप देखो a² की वैल्यू तो 1 है और b² की वैल्यू क्या आ गई आपके? 1/3 आ गई। तो उत्केंद्रता इसकी अतिपरवलय की उत्केंद्रता कैसे निकालते हैं? तो पहले c निकालो। तो c बराबर क्या हो जाएगा आपके? अंडर रूट में a² प्लस b², इट मीन्स 1 प्लस 1/3, तो 4/3, इट मीन्स 2/√3 हो जाएगा। तो गिवन इलिप्स की, गिवन अतिपरवलय की उत्केंद्रता E बराबर c/a, इट मीन्स 2/√3/1। तो ये कितना आ जाएगा? 2/√3 आ जाएगा। दिए हुए अतिपरवलय की उत्केंद्रता तो आ गई। आपको तो संयुग्मी की निकालनी है ना, तो संयुग्मी की उत्केंद्रता कैसे निकालोगे? तो एक फॉर्मूला जो हमने प्रूव किया था, क्या था वो फॉर्मूला? कि 1/e² प्लस 1/e² बराबर 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो सिंस यदि संयुग्मी की उत्केंद्रता E डैश हो तो 1/e² प्लस 1/e² बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो फिर यहां पर 1/e² बराबर 1 माइनस 1/e² हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/e² कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 4/3 तो 3/4 हो जाएगा। तो 1/e² बराबर 1/4, तो e डैश का मान आपके आ जाएगा 2। तो आपके e डैश यानी संयुग्मी अतिपरवलय की उत्केंद्रता कितनी आ जाएगी? बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसकी उत्केंद्रता 2/√3, तो संयुग्मी की √3/2 लिख देते हैं। उनको लगता है कि ये तो संयुग्मी नाम है तो ऐसे ही होगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, इस बात का ध्यान रख लेना। और ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखें। कौन सा वाला? ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फोर्थ जो क्वेश्चन है
उसमें एक स्पर्श प्रतिबंध निकालना, तो वो तो आप कर सकते हैं क्योंकि 3-4 क्वेश्चन करवा दिए। 5वां सवाल क्या है कि एक अतिपरवलयिक उत्केंद्रता को E कहा जाए, एक संयुग्मी अतिपरवलयिक उत्केंद्रता को E डैश कहा जाए, तो बताओ E डैश कितनी होगी। तो आप इस फॉर्मूले को जब सरल करोगे ना तो E डैश का मान आपके आ जाएगा आसानी से। क्लियर, यही फॉर्मूला काम में लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। 6th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दीर्घवृत्त की नाभियां आपको दे रखी है और इस दीर्घवृत्त की नाभियां किस एक्स पर है, वाई एक्स पर है। इस दीर्घवृत्त, गलत लिख दिया गया, ये तो एक्स एक्स पर होनी चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। 6th जो क्वेश्चन है बिल्कुल मैंने गलत लिख दिया, देखो गलती पकड़ में आ गई। 9 है इसके नीचे और इसके नीचे 16 है। क्यों, क्योंकि कैसे पता चला बताओ, क्योंकि ये नाभियां जो मैंने लिखी है ना, ये तो वाई एक्स पर है, तो वाई एक्स पर नाभियां है, तो फिर दीर्घवृत्त फर्स्ट टाइप का कैसे हो सकता है, तो ये करेक्शन कर ले। अब देखो वापस कि एक दीर्घवृत्त की नाभियां 0 ± √7 है, तो इस दीर्घवृत्त की नाभियां क्या होगी जिसमें ये t एक्स्ट्रा आ गया, और t किस में से है, r में से कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है ना, तो कोई भी संख्या मान लो ना आपकी इच्छा अनुसार। काम आसान कर लेते हैं ना, तो मैं यहां पर इसकी नाभियां जो ये सेकंड वाला आपको दिख रहा है, लेट t बराबर में क्या कर देता हूं 0, और t बराबर 0 करते हो तो फिर आपके समीकरण क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा x² अपॉन में 9 और y² अपॉन में 16 और बराबर में 1। यानी आपको इसकी नाभियां तो दे रखी थी और इसकी पूछनी थी, और जिसकी पूछनी थी उसमें t बराबर 0 मानने पर आपको ये दिया वही दिख जाना चाहिए। क्लियर, तब नाभियां आपकी क्या हो जाएगी, ये लो सा हो गया भाई, 0 ± कुछ भी नहीं करना है, यहां 0 ± √7 हो जाएगी, जो आपके ए ऑप्शन में दे रखी है। क्लियर, ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रहे, देख लो, क्योंकि t बराबर 0 माना ना, दिए तो 0 0 हो गया, और बाकी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होता है। अगला सवाल देखो कि एक दीर्घवृत्त की कोई स्पर्श रेखा अक्षों पर अगर बराबर लंबाई l का अंत्यखंड काटती है, तो l का मान आपको बताना है। कैसे, देखो ये मान लो एक इलिप्स में बना लेता हूं, जिसमें ये x x हो गया और ये y x हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस दीर्घवृत्त की कोई स्पर्श रेखा, मान लो इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा मैं खींच देता हूं, ये स्पर्श रेखा की कोई स्पर्श रेखा अक्षों पर बराबर लंबाई, कितनी लंबाई, l लंबाई के अंतःखंड काटती है, तो बताओ l का मान क्या होगा। यानी ये कह रहा है कि OA अंतःखंड और OB अंतःखंड की लंबाई l है, तो आपको l का मान बताना है। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूं, पहले इसकी कोई स्पर्श रेखा निकाल लेता हूं। क्लियर, अब इसकी स्पर्श रेखा निकालनी, तो बिंदु तो दिए ही नहीं, तो जब जब आपको बिंदु की जरूरत पड़ती है, आप उसके प्राचलिक बिंदु मान लिया करो। इसको मैं a cos θ, b sin θ मान सकता हूं ना, तो इसके प्राचलिक बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a cos θ b sin θ। इस पर मैं किसका समीकरण निकाल लूंगा, इस t का समीकरण निकाल लूंगा, स्पर्श रेखा का। तो पहले इतना काम करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो इसको मैं p बिंदु कह रहा हूं, p a cos θ b sin θ दीर्घवृत्त का कोई बिंदु है, दीर्घवृत्त की बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा बिंदु पर स्पर्श रेखा, इसका समीकरण क्या आ जाएगा, x x1 अपॉन a² y y1 अपॉन b² और बराबर में क्या आ जाएगा, आपके 1 आ जाएगा। क्लियर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, x अपॉन में a अपॉन कोस थीटा और प्लस y अपॉन में b अपॉन साइन थीटा और बराबर में 1। मैंने ये क्या निकाल लिया, स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लिया, t का समीकरण निकाल लिया। अच्छा स्टूडेंट ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा था कि इस दीर्घवृत्त की किसी स्पर्श रेखा द्वारा अक्षों पर जो अंत्यखंड काटे गए उनकी लंबाई l है, यानी x एक्स पर अंत्यखंड काटा गया उसकी लंबाई भी l है, और y एक्स पर काटा गया उसकी लंबाई भी क्या है, l है। तो l का मान बताओ, तो कैसे बताओगे,
अगर मान लो मैं आप लोगों को ये कहूं कि आपको एक समीकरण दे रखी है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, और अगर मैं आपको ये कहूं कि बताओ x अंतःखंड कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर a है, y अंतःखंड कितना है तो b है। क्लियर? तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि x अंतःखंड इट मींस a अपॉन कोस थीटा, ये किसके बराबर है? l के बराबर है। इट मींस कोस थीटा किसके बराबर हो गया? a अपॉन l के। ऐसे ही एंड b अपॉन साइन थीटा, b अपॉन में साइन थीटा, ये भी किसके बराबर है? l के बराबर। इट मीन साइन थीटा किसके बराबर हो गया आपके? b अपॉन l के बराबर। आपको l का मान निकालना है ना, तो आ रहा है देखो आसानी से, समीकरण 1 और 2 में से थीटा को गायब कर दो, हो जाएगा काम। तो 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो 1 इक्वल में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर। क्लियर? तो फिर l स्क्वायर बराबर कितना आ गया? l बराबर कितना आ जाएगा? l बराबर आ जाएगा आपके अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस इतनी सी बात है। क्लियर? आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो बिंदु दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, इनके सापेक्ष दीर्घवृत्त की स्पर्श जीवाएं परस्पर लंबवत है। अच्छा, स्पर्श जीवाएं क्या होती है? बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को स्पर्श जीवा कहते हैं। तो मैं पहले एक एक काम कर लेता हूं कि सबसे पहले हमें एक बिंदु दे रखा है, मान लो इधर बना देता हूं मैं डायग्राम। मान लो एक पॉइंट है ये x1, y1, ये बाह्य बिंदु, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींचो भाई। तो ये दो स्पर्श रेखाएं मैं खींच देता हूं, ये स्पर्श रेखाएं आ गई, और इन स्पर्श रेखाओं का जो स्पर्श बिंदु ना, ये स्पर्श बिंदु, इनको मिलाने पर जो रेखा थी उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श जीवा कहते हैं। यही कहते हैं। तो पहले बिंदु के सापेक्ष में दीर्घवृत्त की क्या निकाल लेता हूं? स्पर्श जीवा। उसके बाद पहले आधा पढ़ते हैं फिर वापस पढ़ाऊंगा आपको। देखो x1 y1 पर t1 का समीकरण क्या हो जाएगा? तो t1 का समीकरण x1 अपॉन a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। ऐसे ही ये क्या कह रहा है कि एक और बिंदु है भाई। कौन सा बिंदु? x2 y2। एक और बिंदु कौन सा है? x2 y2 है। उसके सापेक्ष भी स्पर्श जीवा निकालो, और वो दोनों स्पर्श जीवाएं आपस में क्या है? लंबवत है। तो मैं दूसरी स्पर्श जीवा बना रहा हूं। तो मान लेते हैं कि ये दूसरा बिंदु यहां पर है x2, y2। यहां से जो स्पर्श रेखाएं जाएगी, मान लो ये स्पर्श रेखाएं आ गई, ये स्पर्श रेखाएं आ गई। क्लियर? और इन स्पर्श रेखाओं को इससे मिलाने पर ये जो रेखा थी इसको हम क्या करें? T2 कह रहे हैं। तो स्टूडेंट T2 का समीकरण भी मैं निकाल लेता हूं। x2 y2 पर T2 का समीकरण क्या आ जाएगा? x2 अपॉन में a स्क्वायर y2 अपॉन में b स्क्वायर बराबर में 1। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये स्पर्श जीवा और ये स्पर्श जीवा लंबवत है। तो लंबवत जीवाओं से आप क्या समझे भाई? दोनों के डालों का गुणा -1 होगा। तो मैं यहां पर m1 निकाल लेता हूं ना। तो बताओ m1 क्या होगा? y बराबर mx प्लस c रूप में लिखोगे तो माइनस का x1 अपॉन y1 b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, माइनस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x1 अपॉन में y1। ऐसे ही अगर आप m2 निकालोगे तो माइनस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और x2 अपॉन में क्या आ जाएगा? y2 आ जाएगा। x2 अपॉन में y2 आ जाएगा। क्लियर? तो देखो यहां पर सिंस t1 लंबवत है t2 के, तब m1 इंटू m2 बराबर क्या होगा? -1 होगा। तो इन दोनों को जब गुणा करोगे तो माइनस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x1 अपॉन y1 और माइनस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x2 अपॉन y2 बराबर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो फिर आपको जो निकालना है माइनस माइनस, तो लेफ्ट साइड में जो माइनस माइनस लिखा हुआ ना, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और x1 x2 अपॉन y1 y2 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस, ये b की पावर 4 और a की पावर 4 इधर आएगा, तो ये बन जाएगा आपके माइनस का a की पावर 4 अपॉन में b की पावर 4, जो आपके बी ऑप्शन में दे रखा है। वापस एक बार सुनो कि दो बिंदुओं के सापेक्ष दीर्घवृत्त की स्पर्श जीवाएं लंबवत हो, तो आपको इसका रिजल्ट निकालना था। तो स्टूडेंट यहां पर मैंने दोनों
दोनों बिंदुओं के सापेक्ष पहले स्पर्श जीवाओं के समीकरण निकाले, फिर लंबवत होने का प्रतिबंध क्या होता है, दोनों के डालों का गुणा -1 हो, तो दोनों के डाल मैंने निकाल लिए, देन उस पर डालों का गुणा -1 लगा दिया। क्लियर। अब यहां पर 9th क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक दीर्घवृत्त के नाभिलंब के धनात्मक सिरे पर अभिलंब का आपको समीकरण चाहिए। एक दीर्घवृत्त मैं बना लेता हूं, देखो ये दीर्घवृत्त है। क्लियर। अब इसके नाभिलंब के धनात्मक सिरे पर, अच्छा ये दीर्घवृत्त है ना, इस दीर्घवृत्त की कोई भी एक नाभि हम बनाते हैं। मान लो ये इसकी नाभि है S1, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, C,0 होते हैं। क्लियर। नाभिलंब क्या होता है, नाभि से जाने वाली रेखा जो उसके अक्ष पर लंबवत हो, तो ये आ गए आपके नाभिलंब। अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताओ नाभिलंब के निर्देशांक क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए C और B²/A। ये नाभिलंब के बिंदु हो गए। क्लियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस दीर्घवृत्त के नाभिलंब का जो धनात्मक सिरा है कौन सा, P, इस पर अभिलंब का समीकरण चाहिए। अभिलंब क्या होता है, जो उसके परिधि के एकदम लंबवत इंटर होता है, तो ये अभिलंब का समीकरण है। P पर भाई एक बलून के सुई चुभोनी है, एक तो आप तिरछी भी चुभो सकते हो तो भी फूटेगा, और परपेंडिकुलर भी जा सकते हैं, तो परपेंडिकुलर जो होता है उसको हम कहते हैं अभिलंब। तो ये P पर सुई चुभो रहे आप, तो ये लंबवत है। तो आपको क्या करना है, इस P पर अभिलंब का समीकरण चाहिए। अभिलंब का समीकरण का सूत्र क्या होता है, y - y1 और बराबर में -1/dy/dx और x - x1। यानी आपको बिंदु चाहिए जो है, एक आपको ढाल चाहिए जो हम निकाल लेंगे। तो मैं दिए गए वक्र का अवकलन कर देता हूं ना, दीर्घवृत्त से 2x/a² 2y/b² dy/dx बराबर 0 आ जाएगा। तो dy/dx इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, -x/y और b²/a²। तो P पर आपको निकालना है ढाल, तो P पर निकाल लो ना फिर, 8P इट मीन्स C,B²/A। इस पर आप डाल निकाल लो, तो dy/dx क्या आ जाएगा, -x। अच्छा देखो एक काम और कर लो, एक काम और क्या है कि आपके जो समीकरण दे रखा है वो AE के रूप में दे रखा है, यानी उत्केंद्रता भी नाम आ रहा है, तो उत्केंद्रता में ही बदल देते हैं। देखो कैसे, C0 कहो चाहे AE,0 कहो, बात बराबर ही है, ये ध्यान रखना। और इसको मैं AE,B²/A भी तो कह सकता हूं, एक ही बात है ना, क्योंकि C कहो चाहे AE कहो एक ही बात है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर मैं इस बिंदु को C के बजाय C की जगह क्या काम में ले लेता हूं, AE काम में ले लेता हूं। तो इस बिंदु को मैं क्या काम में ले रहा हूं, AE। अब रखो तो माइनस का x की जगह तो आ जाएगा आपके AE, y की जगह आ जाएगा B²/A और B²/A²। जब आप इसको सरल करोगे तो माइनस का E आएगा। क्लियर। तब P इट मीन्स AE, B²/A पर n का समीकरण कैसे निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला y - y1 और -1/dy/dx और x - x1। फॉर्मूला याद नहीं हो तो मैं बोलता हूं जो आप सुन ही लेते हो। क्लियर। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, EY माइनस का B²/A और बराबर में x - AE। तो सबको ही राइट साइड में ले लेते हैं, तो सबको ही राइट साइड में अगर लेते हो तो x - EY और प्लस का B²/A और माइनस का AE बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर। अब देखो यहां पर x - AE, और मैं इसमें से एक काम करता हूं ना, गलती तो नहीं कर दी, गलती करी थी ना, ये E भी तो गुणा होगा, ये E आएगा। क्लियर। मैं क्या करता हूं, इसमें E कॉमन निकाल लेता हूं, तो बचेगा क्या, B²/A माइनस A, उसमें से मैं A एलसीएम भी ले लेता हूं, तो ये कंडीशन आपकी आ जाएगी B² - A² आ जाएगी। क्लियर। लेकिन ऐसा आपके कोई भी ऑप्शन दे रखा था क्या, नहीं दे रखा है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। ऑप्शन में क्या, x - EY के बाद में B²E/A बराबर -AE टाइप का ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो इस टाइप का जमाने का हम प्रयास करते हैं। तो कैसे हो पाएगा ये काम, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपने समीकरण माना है
वो फर्स्ट टाइप का है, क्योंकि आपने नाभि को एक्स एक्स पर माना तो फर्स्ट टाइप का माना ना। अब फर्स्ट टाइप का माना तो फिर ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, सिंस आपको पता होना चाहिए कि सी बराबर सी स्क्वायर बराबर आप क्या लिखते हो दीर्घवृत्त के लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हो, यही लिखते हैं ना। तो मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हटाकर माइनस इसको माइनस का सी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो देखो फिर यहां पर ये आ जाएगा आपके एक्स माइनस ई वाई और प्लस का ई और माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में ए और बराबर में 0। फिर देखोगे तो फिर मैच नहीं हो रहा, तो मैच अब हो जाएगा ना, देखो क्योंकि सी क्या होता है, ई क्या होती है, ई बराबर होता है आपके सी अपॉन में ए। तो बताओ सी को आप ई ए नहीं लिख सकते हो क्या, सी को हम क्या लिख सकते हैं ई ए। जैसे आप ई ए लिखोगे आपका आंसर तैयार है। कैसे, देखो एक्स माइनस ई वाई, ये माइनस का चिन्ह तो मैं यहां पर ले आता हूं ई, और सी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा ई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में ए बराबर 0। तो समीकरण आ गया एक्स माइनस ई वाई माइनस ई क्यूब ए बराबर 0, जो आपके बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ये अभिलंब का समीकरण निकालने के बाद भी हमें मैच करवाना पड़ता है। अब आप देखो लास्ट तो क्या है, आज का लास्ट नहीं है, अभी तो 30 क्वेश्चन लेने हैं, इस स्क्रीन का लास्ट है। 10th क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अति परवलय के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा इसके समानांतर, यानी एक डायग्राम बना लेते हैं हम। आपको एक रेखा दे रखी है, मान लो ये एल रेखा दे रखी है, एल रेखा ये रही, मान लो ये एल रेखा है, और आपको इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है, और वो स्पर्श रेखा जो आपको इस बिंदु पर खींचनी है वो इसके समानांतर है। तो समानांतर रेखा अगर है तो थीटा का मान आपको बताना है। तो पहले मैं एक काम करता हूं, इस बिंदु को P कहकर, ये P बिंदु है, और P पर मैं क्या निकाल लेता हूं स्पर्श रेखा का समीकरण। दिए गए बिंदु पर, दिए गए P पर, P बिंदु पर T का समीकरण, T का मतलब स्पर्श रेखा, तो ये आ जाएगी 9x x1 और माइनस 4y 3 tan थीटा और बराबर में कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है, अच्छा देखो क्या कट रहा है, 6 से कट जाएगा मेरे हिसाब से, 6 से कट जाएगा ना। तो ये क्या बन जाएगा आपके 3x, भाई 18 है, 6 से काट दिया, 3x सेक थीटा माइनस 2y tan थीटा और माइनस का 6 बराबर में 0 आ गया। तो स्टूडेंट एक बात बताओ, ये कह रहा है कि इस बिंदु पर जो आपने स्पर्श रेखा निकाली है वो दी गई रेखा के समानांतर है। तो समानांतर रेखाओं के ढाल बराबर नहीं होते हैं क्या, डेफिनेटली बराबर होते हैं, और बराबर होते हैं तो फिर आप इसे काम करो, इस टी का ढाल निकाल लो। तो ये टी का समीकरण तो है, तो टी का ढाल क्या हो जाएगा, टी का ढाल डायरेक्ट लिख दो ना, y बराबर mx प्लस सी से जब आप लिखोगे तो अगर मान लो इसका ढाल m1 अगर मैं कह देता हूं तो यह आएगा आपके 3 सेक थीटा अपॉन में 2 tan थीटा। ये किसका आ गया टी का ढाल। एल का ढाल क्या हो जाएगा, एल जो आपको दे रखी है उसको मैं एल नाम दे रहा हूं ताकि पूरा समीकरण नहीं लिखना पड़े। एल का ढाल कितना हो जाएगा आपके 3 हो जाएगा। तो क्योंकि टी समानांतर है एल के, अतः 3 सेक थीटा अपॉन 2 tan थीटा बराबर क्या होगा आपकी 3 होगा। इसको तो इससे काट दो, अब इसको साइन कोस में जब बदलते हो ना तो ये आपके आ जाएगा 1 अपॉन में 2 साइन थीटा बराबर में 1। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके 1/2 आ गई, और साइन थीटा का मान 1/2 कब होता है 30 डिग्री पर होता है। तो ये 30 डिग्री आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो स्टूडेंट ये 10 एग्जाम्पल क्वेश्चन 10 हो गए। अब मैं बढ़ता हूं आगे, ध्यान रहे स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन को इतना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जितनी सफिशिएंट, मतलब फुल सफिशिएंट के साथ मैं आप लोगों को स्पेस भी अवेलेबल करवा रहा हूं और आपका काम भी बिल्कुल अच्छे ढंग से चलता रहे, इस तरीके का मैं काम आप लोगों के लिए कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो यार, इतना तो बनता है। क्लियर। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब स्टूडेंट 11th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दीर्घवृत्त का आपको समीकरण दे रखा है और इस पर स्थित किसी बिंदु एवं इसके सहायक वृत्त पर स्थित संगत बिंदु की कोटि का अनुपात आपको निकालना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे,
एक दीर्घवृत्त है और ये उसका सहायक वृत्त है। तो अगर आपको दीर्घवृत्त दे रखा है और आपको अगर उसका सहायक वृत्त बनाना है तो कैसे बनता है, देखो ये तो हो गया आपके एक्स एक्स और ये हो गया वाई एक्स। क्लियर? तो ये वाला जो है वो मान लो फर्स्ट टाइप का दीर्घवृत्त है। ये जो हमें दे रखा है वो क्या है, फर्स्ट टाइप का दीर्घवृत्त। ये ए है और ये क्या है, बी है। अब सहायक वृत्त क्या होता है? सहायक वृत्त ये होता है कि उस दीर्घवृत्त की जो लघु दीर्घ अक्ष है, दीर्घ वृत्त की दीर्घ अक्ष अर्ध दीर्घ अक्ष को त्रिज्या मानकर बनाया गया वृत्त उसका सहायक वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है कि उसकी जो मेजर एक्सिस है ना उसको व्यास मानकर एक वृत्त आप बना दो। तो इसको व्यास मानकर जब एक वृत्त बनाते हो तो ये वाला डायग्राम इस प्रकार बनेगा, इस तरीके से। और ये क्या बन गया, उसका सहायक वृत्त बन गया। ये वाला जो मैंने रेड बनाया ना ये क्या है, सहायक वृत्त है और इसकी त्रिज्या क्या है, ए है। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं, दीर्घवृत्त आपको दे रखा है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और इसका सहायक वृत्त क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, क्योंकि केंद्र तो वही रहेगा। और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसका व्यास हो जाएगा आपकी ये वाला 2a। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो a त्रिज्या मानकर एक वृत्त जो मैंने बनाया है ये इसका क्या हो गया, सहायक वृत्त हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि इस दीर्घवृत्त के किसी बिंदु एवं इसके सहायक वृत्त पर स्थित संगत बिंदु की कोटि का अनुपात आपको निकालना है। तो मान लो ये बिंदु है, यहां पर एक बिंदु है ये P। तो अगर मान लो इस P बिंदु, इसको मैं अगर P बिंदु दे रहा हूं ना, तो इसके संगत बिंदु क्या होगा, तो संगत बिंदु अगर O को P से मिलाते हो तो ये लाइन है, इसी लाइन को जब आप पीछे बढ़ा देते हो तो ये Q पर जाकर मिलेगी। तो ये P के कोऑर्डिनेट और Q के कोऑर्डिनेट अगर आप बता देते हो तो आप उनके y निर्देशांकों का अनुपात निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं यहां पर मान लेता हूं इस पर P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a cos थीटा और b sin थीटा। ऐसे ही बताओ इस पर Q बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो इस पर Q बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये दूरी कितनी, त्रिज्या क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो, तो x बराबर आर कोस थीटा और y बराबर क्या लिखते हो, आर साइन थीटा। तो अब की बार अपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, ए स्क्वायर। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा और ए साइन थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके किसी बिंदु और सहायक वृत्त पर स्थित संगत बिंदु, संगत बिंदु का मतलब ये होता है कि इसका जो एंगल है वो का वही एंगल क्यू का होना चाहिए। तो दोनों का एंगल सेम है ना, तो संगत बिंदु की कोटि का अनुपात है। तो ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2, तो कोटि का अनुपात क्या हो जाएगा, कोटि का अनुपात यानी y1 अपॉन में y2 ये आ जाएगा आपके b अपॉन में a, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है। तो सहायक वृत्त को आप जरूर लिख लें, पहले हमने डिस्कस नहीं किया था कि उसकी दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त उसका क्या कहलाता है, सहायक वृत्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक दीर्घवृत्त दे रखा है और सकेंद्रीय आर त्रिज्या के वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी, यानी इस दीर्घवृत्त और इस दीर्घवृत्त का सकेंद्रीय आर त्रिज्या का जो वृत्त है उन दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो ये तो हो गया आपके दोनों एक्स और मान लो ये इलिप्स हो गया, ये क्या हो गया आपके इलिप्स, दीर्घवृत्त हो गया। अब ये कह रहा है कि आर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय वृत्त बनाना है। सोचो अगर आपने वो अंदर बना दिया, आर त्रिज्या का वृत्त केंद्र ही रखना चाहिए क्योंकि इसका केंद्र 0 0 है। अगर आर त्रिज्या का वृत्त आपने अंदर बना दिया तो क्या दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हो क्या, इस स्थिति में कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी क्या, नहीं हो पाएगी। तो अंदर तो नहीं खींच सकते हो। क्लियर? हालांकि इसका डायग्राम कोई महत्व नहीं रखता लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि कौन सा हो सकता है। अच्छा तो फिर अगर कोई कहे कि सर बाहर बना दो, पूरा ही बाहर कवर कर लो इसको, इस स्थिति में भी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि एक की स्पर्श रेखा दूसरे को काटते जाएगी। तो फिर स्थिति जो संभव होगी
वो इस प्रकार होगी। देखो इसको तो काटती हुई जाएगी और इसके ऊपर से जाएगी, ये वाला वो वृत्त होगा। ये जो r त्रिज्या का जो वृत्त है ना, वो ये वाला होगा। और इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की आपको क्या निकालनी है, प्रवणता। मान लो ये वाली जो रेखा है इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ये रेखा इसकी क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो जाएगी, ये T। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम का महत्व तो केवल इतना ही है कि आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे बन रहा है, बाकी डायग्राम नहीं भी बनाओ तो भी काम चल जाएगा। अभी मैं इसमें क्या करने वाला हूं, इस दीर्घवृत्त की एक स्पर्श रेखा का समीकरण लिख देता हूं। देखो कैसे, दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा, तो दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, ये हो जाएगी T बराबर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस अंडर रूड ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये इसकी दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा होगी। अब स्टूडेंट यहां पर बात ये है कि ये अगर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा है तो ये जो स्पर्श रेखा है इस वृत्त की भी स्पर्श रेखा होनी चाहिए और वृत्त की भी स्पर्श रेखा होनी चाहिए। इट मीन्स ये यहां पर एक डायग्राम बना देता हूं मैं। ये तो हो गया वो सर्किल जिसका समीकरण आपको क्या दे रखा है, r त्रिज्या और केंद्र इसका 0 0 दे रखा है। वृत्त क्या हो जाएगा, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा, जिसका केंद्र 0 0 और r का मान किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस वृत्त की दीर्घवृत्त और वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा चाहिए। तो दीर्घवृत्त की तो स्पर्श रेखा आपने लिख दी। अब ये जो दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा ये वृत्त को भी स्पर्श करेगी। अगर वृत्त को स्पर्श करेगी तो वृत्त का स्पर्शता प्रतिबंध यहां पर काम करेगा। और वृत्त का स्पर्शता प्रतिबंध क्या होता है, इस केंद्र से इस पर डाला गया लंब बराबर वृत्त की त्रिज्या। क्लियर। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, देखो सिंस यह T वृत्त को भी स्पर्श करती है, वृत्त को भी स्पर्श करेगी, तो P बराबर क्या होगा आपके, R होगा। यानी केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से इस T पर लंब डालोगे ना तो ये क्या आ जाएगा, देखो P निकाल रहा हूं तो m इंटू 0 माइनस 0 प्लस अंडर रूड ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपोन में क्या आ जाएगा आपके एम स्क्वायर प्लस का 1, ये अंडर रूट में आ जाएगा। और ये किसके बराबर आएगा, त्रिज्या के बराबर। त्रिज्या किसके बराबर है, r के बराबर। क्लियर। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। आपको m निकालना है भाई, प्रवणता निकालनी है। तो एम स्क्वायर अगर कॉमन लेते हो तो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और बराबर में आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो m की वैल्यू आपके आ जाएगी रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्योंकि m किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। तो m बराबर आप लिख दो टेन थीटा बराबर थीटा इक्वल टू दिस। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये आपके सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 वाला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इस दीर्घवृत्त की लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ चाहिए भाई। तो सबसे पहले तो इसको मानक रूप में बदल दो, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 16 और बराबर में क्या हो गया आपके 1 हो गया। सेकंड टाइप का है, दिख ही रहा है, ये सेकंड टाइप का हो जाएगा। सेकंड टाइप देखो, दो मेथड बता रहा हूं। पहला मेथड तो ये है कि अगर आपको ये पता है कि किसी भी दीर्घवृत्त की लंबवत स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ उसका नियामक वृत्त होता है। क्या कह रहा हूं, किसी भी दीर्घवृत्त की लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ नियामक वृत्त होता है। तो पहला तो मैं पूरा ही समझा देता हूं आपको, फिर सेकंड में आपको बताने वाला हूं जिसमें आपका काम और भी आसान हो जाएगा। सिंस लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ नियामक वृत्त होता है।
नियामक वृत्त होता है। और उसकी समीकरण हम निकालते हैं, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो फिर यहां पर रखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा आपके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 9 प्लस 16, जो आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। ये तो हो गया आपके फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में मान लो आपको नहीं समझ में बैठ रहा है कि नियामक वृत्त है नहीं, कोई बात नहीं, ये तो समझ में बैठ रहा है ना, सेकेंड टाइप का है, इतना तो बैठना ही चाहिए। तो ये आपका वाई एक्स हो गया और ये हो जाएगा इसका एक्स एक्स, दोनों एक्स हमने बना लिए। किस टाइप का है ये, क्योंकि ये सेकेंड टाइप का है, तो सेकेंड टाइप का तो ऑब्वियसली ये इस तरीके का बनेगा। अब इसकी लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का मुझे बिंदु पद चाहिए, लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पद। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है 9, तो इसका मतलब ये बिंदु 3 0 है और ये बिंदु क्या है -3 0। वाई के नीचे 16 लिखा हुआ ना, तो ये 0 4 और ये 0 -4 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट एक बात बताओ, ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो बता ही सकते हो ना कि 0 4 पर खींची गई स्पर्श रेखा, 0 4 पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समानांतर होगी। क्लियर? और 3 0 पर खींची गई स्पर्श रेखा वाई एक्स के समानांतर होगी। ये 3 0 पर खींची गई स्पर्श रेखा। और अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये रेखा और ये रेखा लंबवत है कि नहीं, तो डेफिनेटली लंबवत है। दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींची मैंने जो आपस में लंबवत हो, तो ये बिंदु मुझे आसानी से कहां मिले, एक तो 3 0 पर खींची गई स्पर्श रेखा वाई एक्स के समानांतर होगी और एक 0 4 पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समानांतर होगी। तो एक्स एक्स और वाई एक्स लंबवत होते हैं, तो ये भी लंबवत होगी। तो फिर लंबवत रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही तो चाहिए, लंबवत रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पद ही तो चाहिए। तो एक बिंदु निकाल लो ना, तो ये रेखा है आपके x बराबर 4, क्योंकि x x के समानांतर है ना, तो x x के समानांतर है तो y बराबर 4 और ये y x के समानांतर है तो x बराबर 3। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 3, 4। अब देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 3, 4 को संतुष्ट कर रहा है, तो वन एंड ओनली वन, दिस। क्लियर? तो सेकंड मेथड भी अगर आप लिखना चाहो तो सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, सिंस 3 0 व 3 0 पर टेंजेंट ये हो जाएगी x बराबर 3 और 0 4 पर टेंजेंट ये हो जाएगी आपके y बराबर 4, जो लंबवत है का कटान बिंदु हो जाएगा 3, 4। सिंस 3 4 सी ऑप्शन को संतुष्ट करता है, सी ऑप्शन को संतुष्ट करता है, तो सी ऑप्शन को संतुष्ट करता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात समझ में, बिंदु पद निकालने का एक अल्टरनेट जो मैं हर बार आपको बता रहा हूं वो इस तरीके का है कि पर्टिकुलर एक पॉइंट पर काम कर लो या पर्टिकुलर एक रेखा पर काम कर लो, पर्टिकुलर एक पर काम कर लो और संतुष्ट करवा लो। ये कह रहा है कि x बराबर दे रखा है और y बराबर दे रखा है, और ये x और y जो दे रखा है इनसे बनने वाला वक्र किस प्रकार का है। तो वक्र आप तभी पकड़ पाओगे जब ये थीटा, हाइपरबोलिक थीटा गायब हो जाए। तो कैसे गायब हो सकता है, तो मैं आपको कुछ सर्व समीकरण लिखा रहा हूं। हाइपरबोलिक फंक्शन की सर्व समीकरण होती है कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्लियर? एक होता है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, एक होता है कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा -1 बराबर में, सॉरी मैंने पहले तो किससे डिवाइड करवाया था, कोस से। ठीक है, अब मैं इसको साइन से डिवाइड करवा रहा हूं, तो ये आ जाएगा कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। हाइपरबोलिक फंक्शन में अगर आपको ये याद नहीं है तो लिख लेना। आगे बात समझ में। अब मुझे एक बात बताओ, आपको हाइपरबोलिक फंक्शन को अगर गायब करना है तो कैसे गायब हो सकता है, तो मुझे लगता है कि आपको x इंटू वाई कर देना चाहिए। ऐसा करने से ए बी और कोस हाइपरबोलिक थीटा, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, तो ये एक्स वाई बराबर क्या आ गया, ए बी आ गया। और ये किसका समीकरण है, ये है आपके अतिपरवलय का। ये तो ऐसा तो अतिपरवलय हमने देखा ही नहीं, हमने तो ऐसा देखा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये अतिपरवलय है, समकोणीय अतिपरवलय है। किस प्रकार का अतिपरवलय है, समकोणीय अतिपरवलय। और अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं, आप अतिपरवलय की कंडीशन लगाओ,
डेल इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एच स्क्वायर ग्रेटर देन होना चाहिए ए बी से। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर एच स्क्वायर ए बी से ग्रेटर देन है की कंडीशन जो आपको लेक्चर 1 में मैंने जैसे बताया था ना, डेल इज नॉट इक्वल टू 0 हो, डेल बराबर 0 हो तो रेखा युग्म होगा, डेल नॉट इक्वल टू 0 हो और ए और बी बराबर हो तो वृत्त होगा। ऐसे मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। क्लियर? तो जो एक अतिपरवल है, क्योंकि ऑप्शन अतिपरवलय टाइप का ही दे रखा है, समकोणीय नाम नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, समकोणीय अतिपरवलय भी तो एक अतिपरवलय है, समकोणीय अतिपरवलय। कोई कहते कि समबाहु त्रिभुज है और ऑप्शन में समबाहु त्रिभुज दिख ही नहीं रहा, त्रिभुज दिख रहा हो तो कोई गलत करेंगे क्या? समबाहु त्रिभुज भी तो त्रिभुज ही है। अब देखो आप 16 वाला क्वेश्चन क्या कहता है। 16 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस दीर्घवृत्त की y बराबर x के समानांतर स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। इसके भी दो मेथड है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रेखा आपके लिखी अतिपरवलय, दीर्घवृत्त नहीं है, अतिपरवलय। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 1 की एम डाल वाली स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर? अब स्टूडेंट इसमें आपको चाहिए एक तो m, तो m तो क्योंकि हम जो रेखा निकालना चाहते हैं वो इसके ही तो समानांतर है, तो m का मान तो क्या हो जाएगा, यहाँ m बराबर तो हो जाएगा 1, क्योंकि मैं जो t निकालना चाहता हूँ ना वो इसके समानांतर, तो m बराबर 1 हो गया। a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 3 और b स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो y इक्वल में x प्लस माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर एम स्क्वायर यानी 3 और माइनस का 2, तो y बराबर प्लस माइनस 1। इट मीन्स अगर मैं इसको इधर लेता हूं तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और एक आ जाएगी x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो x माइनस वाई में यही ऑप्शन दिख रहा है, दोनों ही नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं, एक तो दिख ही रहा ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो उसका एक अल्टरनेट है, आपको जो स्पर्श रेखा निकालनी है वो y बराबर x के समानांतर होनी चाहिए ना, तो y बराबर x के समानांतर स्पर्श रेखा आप क्या मान सकते हो, y बराबर x प्लस के, y बराबर क्या मान सकते हो x प्लस के। अब आपको k का मान ही तो निकालना है, कुछ नहीं करना है, y का मान आप इसमें रख दो, x में द्विघात समीकरण आएगी, क्योंकि आपकी जो रेखा है वो स्पर्श रेखा है, तो जब आप द्विघात समीकरण जो देख रहे हो उसके दोनों मूल अलग अलग थोड़ी आएंगे, उसके दोनों ही मूल समान ही आएंगे। क्यों आएंगे? अरे भाई कोई भी रेखा इसको स्पर्श करती है, तो फिर जब y का मान इसमें रख रहे हो तो एक तरीके से कटान बिंदु निकालते हैं, तो यही तो करते हैं, एक का मान दूसरे में रख दो और सरल कर लो, कटान बिंदु आ जाएगा। लेकिन क्योंकि स्पर्श करती है तो कटान बिंदु दोनों ही समान ही आएंगे, तो उस द्विघात समीकरण पर लगा देना बी स्क्वायर बराबर 4ac, उससे आपके का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा, जो इधर लिखा हुआ। तो ये आप आगे बढ़ाना कैसे, y की वैल्यू इसमें रख देना, x में द्विघात समीकरण आएगी, उसमें बी स्क्वायर बराबर 4ac लगाना, k का मान आ जाएगा। क्लियर? अब देखो आगे, ये सेकंड मेथड था। अब मैं 17 वाला क्वेश्चन ले रहा हूं और संयुग्मी व्यास चाहिए आपको। एक अतिपरवलय के व्यास का समीकरण दे रखा है x बराबर 2y, इसके संयुग्मी व्यास का समीकरण चाहिए। तो इसका संयुग्मी व्यास हम कैसे निकालेंगे, देखो इसका फॉर्मूला होता है आपके, ये जो आपके समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 बराबर में दे रखा आपको 1। क्लियर? x इक्वल्स टू 2y का ढाल ये आ जाएगा आपके m1 बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर ध्यान से देखना, सिंस संयुग्मी व्यास अगर दो व्यास संयुग्मी होते हैं, अगर दो व्यास संयुग्मी होते हैं तो फिर m1 इंटू m2 बराबर होता है आपके बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस बात का आप ध्यान रखना, दीर्घवृत्त में तो होता है m1 इंटू m2 बराबर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और अतिपरवलय में m1 m2 बराबर क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है प्लस का। क्लियर? तो m1 की वैल्यू तो आपके 1/2 है, m2 आपको निकालना है, बी स्क्वायर का मान 16 है और ए स्क्वायर का मान कितना है 9, तो m2 कितना आ गया आपके 32/9 आ गया।
अब एक बात बताओ, संयुग्मी दीर्घवृत्त और अतिपरवलय इसके जितने भी व्यास होंगे वो उसके केंद्र से ही जाएंगे। तो बताओ इस अतिपरवलय का केंद्र क्या है? 0 0। तो ये वाली जो रेखा संयुग्मी व्यास जो है वो भी तो केंद्र से जाएगा, तो बिंदु तो हो गया केंद्र और ढाल हो गया ये। तो यहां पर दूसरा जो समीकरण है, दूसरा व्यास, ये क्या आ जाएगा? y इक्वल में 32/9x यानी 9y बराबर 32x आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है कि एक दीर्घवृत्त आपको दे रखा है x², अतिपरवलय दे रखा है। इस अतिपरवलय के नियामक वृत्त के प्राचलिक बिंदु चाहिए। अच्छा, दीर्घवृत्त जो होता है ना, x² + y² + b² = 1, इसका नियामक वृत्त क्या होता है? ये लिखा हुआ है, x² + y² = a² + b²। अतिपरवलय का क्या होता है? यहाँ पर a² - b² आ जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं इसका नियामक वृत्त लिखने वाला हूं। नियामक वृत्त ये हो जाएगा x² + y² बराबर a² - b²। ध्यान रहे a² की वैल्यू 4 है और b² की वैल्यू, a² की वैल्यू 9 है और b² की वैल्यू 4 है, ये आप मेंशन कर देना। a² बराबर 9 और b² बराबर 4, तो ये आ जाएगा आपके x² + y² बराबर में 9 - 4 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस वृत्त का आपको प्राचलिक बिंदु चाहिए, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो? x + y² बराबर √5 का होल स्क्वायर। x बराबर कितना हो जाएगा? √5 cos थीटा, और y बराबर कितना हो जाएगा आपके? √5 sin थीटा हो जाएगा। तो प्राचलिक बिंदु यही तो है, √5 cos थीटा, √5 sin थीटा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, एक अतिपरवलय दे रखा भाई, एक अतिपरवलय, ये समीकरण अतिपरवलय कब बनेगा ये आपको बताना है। अच्छा, अतिपरवलय में क्या खास बात होती है कि एक प्लस का होता है तो दूसरा माइनस का होता है, यही होता है ना। तो स्टूडेंट ये अतिपरवलय कब बनेगा? जब ये तो पॉजिटिव हो और ये क्या हो? नेगेटिव हो। तो देखो यहां पर ये है एक अतिपरवलय, अतिपरवलय होगा यदि 6 - r ये तो हो पॉजिटिव और 4 - r हो नेगेटिव। इट मीन्स ये तो हो r < 6 और ये क्या हो आपके r > 4। तो दोनों को जब आप संयुक्त करते हो तो एक तो लिख दो 4 और एक लिख दो आप 6। एक तो कहता है कि r का मान जो है 4 से बड़ा होगा, तो ये 4 से बड़ा हो गया। एक कहता है कि r का मान 6 से छोटा होगा, ये 6 से छोटा होगा। क्लियर? तो बताओ दोनों को जब संयुक्त करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 < r < 6 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपकी कंडीशन हो गई। अब अगर कोई इसमें ये दिमाग लगाए कि सर जरूरी थोड़ी है कि पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव हो, तो उसका क्या समाधान है? तो फिर वो क्या प्रयास करेगा? अच्छा, वो ऑब्जेक्शन करेगा कि सर ये भी तो नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है। देखो देखिए एक बार कि अगर मान लो वो किसी केस में कोई स्टूडेंट ऐसा कर लेता है कि 6 - r उसको तो नेगेटिव रखता है और 4 - r को रखता है वो पॉजिटिव, तो इस स्थिति में क्या होगा? r तो आ जाएगा आपके < 6 और r आ जाएगा आपके <4। तो किधर जाएगा? देखो 4 और 6, ये तो कह रहा है कि r का मान 4 से छोटा होगा, ये कह रहा है कि r का मान 6 से बड़ा होगा। तो फिर कौन सा वाला सही मानोगे? बैठेगा ही नहीं, क्योंकि आपके कॉमन आंसर मिलेगा ही नहीं। क्लियर? तो आप जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो ना, ये तो संयुग्मी अतिपरवलय का। अतिपरवलय फर्स्ट टाइप, संयुग्मी अतिपरवलय सेकेंड टाइप। तो ये अतिपरवलय अगर है तो फिर यहाँ पर क्या होगा? ये वाली कंडीशन राइट होनी चाहिए। तो क्वेश्चन कहां तक क्या हो गए? 19। सारे रेगुलर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। एक भी क्वेश्चन जल्दबाजी में नहीं करवा रहा हूं, हर एक चीज को बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को समझाने का मेरा प्रयास है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ भी रहे होंगे। ये हो जाएगा आपके 4 से बड़ा और ये हो जाएगा आपके 6 से छोटा। तो कॉमन आंसर हमने दे दिया। अब मैं यहां पर 19 से आगे बढ़ता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 21 से मैं ले रहा हूं। 21 वाला क्वेश्चन क्या है? सीपी और सीडी दीर्घवृत्त के अर्ध संयुग्मी व्यास हो तो CP² + CD² क्या होगा? ध्यान से देखिए इस बात को कि एक डायग्राम बना लेता हूं सबसे पहले। तो मैं
ये डायग्राम बना लिया, और ये हो जाएगा आपके एक्स एक्स और ये हो जाएगा आपके वाई एक्स। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीपी, इट मीन सी तो हो गया इसका केंद्र, सीपी और सीडी इसके अर्ध संयुग्मी व्यास है। अर्ध संयुग्मी व्यास में दोनों के बीच में 90 डिग्री का गैप होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये A1 A2 ये भी तो व्यास ही है, और B1 B2 ये भी व्यास ही है, तो संयुग्मी व्यास है कि नहीं है? तो ये डेफिनेटली संयुग्मी व्यास है, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस भी 90 डिग्री का ही है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप आसान बनाना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, देखो इस P बिंदु को यहां पर मान लो ये CP हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके CD। क्लियर? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ये तो A के बराबर है और ये किसके बराबर है? आपके B के बराबर है। तो बताओ CP स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? आपके A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। ये आंसर आ गया। पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर हमने निकाल लिया और आसानी से हमने आंसर फाइंड कर लिया। अब यहां पर मैं 23 वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, और 23 वाला क्वेश्चन ये है, एक दीर्घवृत्त की नाभियां आपको दे रखी है। नाभियां किस एक्स पर दिखाई दे रही है आपको? एक्स एक्स पर। और एक्स एक्स पर नाभियां किस दीर्घवृत्त की होती है? तो फर्स्ट टाइप के दीर्घवृत्त की। दीर्घवृत्त की नाभियां दे रखी है, शीर्ष दे रखा है, आपको लघु एक्स की लंबाई निकालनी है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो ये तो इसका डायग्राम हो गया, और आपको क्या क्या दे रखा है? तो एक तो आपको दे रखा है नाभियां, ये 1 0 और ये दे रखी है आपको माइनस का 1,0, और शीर्ष ये दे रखा आपको 2 0 और ये दे रखा आपको माइनस का 2 0। क्लियर? इसको S1, इसको S2, इसको A1 और इसको हम क्या कह सकते हैं? A2 कह सकते हैं। क्लियर? तो इसके लघु एक्स की लंबाई आपको निकालनी है। लघु एक्स का मतलब 2b आपको निकालनी है। ये 0b और ये 0 -b, तो आपको क्या निकालनी है? 2b निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखो। अच्छा आपको नहीं लगता कि ये 2a यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है आपके? 4। तो a की वैल्यू क्या हो गई आपके? 2 हो गई। और नाभियां सिंस प्लस माइनस c, 0 बराबर आपको प्लस माइनस 1 0 दे रखा है, तो c का मान क्या हो गया? 1 हो गया। इट मीन्स सी स्क्वायर बराबर 1 हो गया। और सी स्क्वायर क्या होता है फर्स्ट टाइप के लिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करोगे तो 4 माइनस बी स्क्वायर इक्वल में 1, तो बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर? तो बी कितना आ गया? बी बराबर आ गया √3। तो फिर लघु एक्स क्या होगी? लघु एक्स की जो आपको लंबाई चाहिए वो होती है आपके 2b के बराबर, यानी 2√3 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब देखो आगे, एक अतिपरवलय की नाभियां और दीर्घवृत्त, ये एक दीर्घवृत्त दे रखा है, इसकी नाभियां समान ही है। अतिपरवलय की नाभियां और दीर्घवृत्त की नाभियां, इस अतिपरवलय की नाभियां और दीर्घवृत्त की नाभियां एक ही है, और ई का मान यानी अतिपरवलय के लिए ई का मान दे रखा आपको 2, तो उसका समीकरण निकालना है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो मैं एक काम करता हूं ना, पहले दीर्घवृत्त की नाभियां निकाल लेता हूं। दीर्घवृत्त की नाभियां, दीर्घवृत्त के लिए अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर बराबर 25 और बी स्क्वायर बराबर 9, तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन से आ जाएगा 16। तो सी का मान कितना आ गया? 4 आ गया। सी की वैल्यू आ गई आपके 4 इस दीर्घवृत्त के लिए। तो नाभियां क्या हो जाएगी? दीर्घवृत्त की नाभियां ये हो जाएगी आपके प्लस माइनस c, 0, इट मीन्स प्लस माइनस 4, 0 हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि इस दीर्घवृत्त अतिपरवलय की नाभियां भी 4 0 ही है, और उसकी उत्केंद्रता आपको कितनी दे रखी है? 2, e बराबर 2 दे रखी है। उसका समीकरण निकालना। एक बात बताओ, ऑप्शन ही चेक कर लो ना यार, ऑप्शन ही चेक कर लो कि कौन से अतिपरवलय की नाभियां एक्स एक्स पर है पहले तो ये तो अतिपरवलय है ही नहीं। क्लियर? ये दोनों अतिपरवलय हैं। अब आप देख लो कि ये भी फर्स्ट टाइप का, ये भी फर्स्ट टाइप का, इसमें बड़ा छोटा नहीं देखता, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखते। ये भी फर्स्ट टाइप है और ये भी फर्स्ट टाइप, इसकी नाभियां भी एक्स एक्स पर होगी और इसकी भी एक्स एक्स पर होगी। तो फिर अब उत्केंद्रता पर चेक कर लेते हैं, इसकी उत्केंद्रता कितनी है? तो देखो ए ऑप्शन की
ए ऑप्शन की नाभियां अगर आप निकालते हो तो ए ऑप्शन से ए स्क्वायर का मान हो गया 4 और बी स्क्वायर का मान हो गया आपके 12। तो फिर यहां पर सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये अतिपरवलय है, ये अतिपरवलय है, ये जो मैंने काम किया ये दीर्घवृत्त के लिए था। तो फिर ये कितना आ जाएगा 16, तो सी का मान कितना आ गया 4। तो नाभियां कितनी हो जाएगी, नाभियां हो जाएगी इसकी ±4,0, यानी इसकी नाभियां और दीर्घवृत्त की नाभियां बराबर ही है। अब उत्केंद्रता भी जब आप निकालते हो ना तो ई बराबर क्या हो जाएगा C/A, सी का मान 4 और ए का मान कितना 2, तो ई का मान भी 2 आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया राइट। बस इतनी सी बात थी। आप अगर मान लो ये दीर्घवृत्त का काम नहीं भी करते ना, आप केवल उत्केंद्रता भी निकाल लेते तो उत्केंद्रता में भी ये वाला बाहर निकल जाता, केवल यही पास होता। और इसको कैसे बाहर निकाला, ये अतिपरवलय है ही नहीं। क्लियर। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये वाला क्वेश्चन वैसे मैं करवा चुका हूं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं बीच में जो उनको मुझे लगता है कि ये तो मैं करवा चुका हूं, क्यों करूं, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता कि नहीं यार एक और करवा देते हैं। क्लियर। क्योंकि फिर आप क्या है कि पूरा तो जो स्टूडेंट पूरा देखते नहीं उनको तो ये सर पे लगता, अच्छा सर ने ये छोड़ दिया, ये नहीं करवाया, तो उनके लिए भी तो फिर कुछ सोचना पड़ता ना। देखो एक रेखा दे रखी है जो इस अतिपरवलय का अगर अभिलंब है तो कौन सी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एक रेखा इस अतिपरवलय का क्या है अभिलंब है। तो इस काम को हम कैसे करने वाले हैं, देखो मैं यहां पर एक डायग्राम बना लेता हूं, ये अतिपरवलय बना लिया, ये हो गया इसका अतिपरवलय। क्लियर। अब अगर हम इस अतिपरवलय के बारे में बात करें तो एक रेखा दे रखी है आपको जो इसका क्या है अभिलंब है। अभिलंब क्या होता है, जो उसकी बाउंड्री से एकदम परपेंडिकुलर आता है, ये इसका अभिलंब है जिसका समीकरण आपको दे रखा है। क्लियर। तो स्टूडेंट एक काम करते हैं ना, हम भी अपनी तरफ से एक बिंदु लेकर अभिलंब का समीकरण ही निकाल लेते हैं। तो अतिपरवलय की बाउंड्री पर अगर आपको एक बिंदु मानना है तो प्राचलिक रूप में मानो ना, इस बिंदु के पी बिंदु के आप निर्देशांक मान लो, ए कोस थीटा, सॉरी ए सेक थीटा और बी टेन थीटा, सेक थीटा और बी टेन थीटा, ये बिंदु मैंने मान लिया। अब स्टूडेंट इस बिंदु पर मैं क्या करने वाला हूं, एक अभिलंब का समीकरण मेरी तरफ से निकालने वाला हूं, और फिर जो समीकरण आएगा उसको इससे जैसे ही कंपेयर करवाएंगे आपका काम हो जाएगा। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हम। लेट पी ए सेक थीटा बी टेन थीटा है। क्लियर। और अतिपरवलय से 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके x अपॉन वाई ए स्क्वायर, एक्स अपॉन वाई और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, हमें पी पॉइंट पर डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। तो पी पर डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी पी पॉइंट पर x का मान तो है ए सेक थीटा और ये हो जाएगा आपके बी टेन थीटा और बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके b अपॉन में a और साइन थीटा, क्योंकि कोस थीटा से कोस थीटा तो कट जाएगा। अब मैं इस p पॉइंट पर अभिलंब का समीकरण निकाल लेता हूं, क्योंकि फॉर्मूला क्या लगाऊंगा y माइनस वाई वन बराबर -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन, जो सभी के लिए काम करता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा देखो, तब P पर n का समीकरण, P पर n का समीकरण क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन बी टेन थीटा और -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये आ जाएगा a साइन थीटा अपॉन में b और x माइनस एक्स वन। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं एक काम करता हूं, इस b को इधर ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा आपके बी वाई माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा और ये जब अंदर गुणा होगा तो माइनस का ए एक्स साइन थीटा और प्लस में ए स्क्वायर टेन थीटा। क्यों, क्योंकि ए साइन थीटा और ए अपॉन कोस थीटा, तो ए स्क्वायर टेन थीटा ही तो बनेगा।
तो एक काम करो ना, यहाँ पर इन सबको इस तरफ ले लो, तो ये आ जाएगा आपके ए एक्स साइन थीटा प्लस बी वाई बराबर में टेन थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या किया, जो समझ में बैठ गया ना, नहीं बैठा हो तो देख लो, तब तक मैं भी मेरा काम कर लेता हूं। देख लिया? अब देखो तो फिर मेरी तरफ, हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर अपनी तरफ से एक बिंदु लेते हुए अभिलंब का समीकरण निकाल लिया। क्वेश्चन में भी तो अभिलंब का ही समीकरण दे रखा है, यानी ये अभिलंब और ये अभिलंब तो सेम ही होगा, तो तुलना करवा लो ना। फिर तो इसको तो दे दो आप समीकरण 1 और ये हो गई आपके समीकरण 2। तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड अभिलंब है, अभिलंब एक ही अभिलंब होंगे, एक ही अभिलंब होंगे। तो तुलना करवाने पर, तुलना से अगर आप तुलना करोगे तो इधर तो आ जाएगा आपके ए साइन थीटा, एक्स का गुणांक क्या हो गया, ए साइन थीटा, इसमें एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, कोस एल्फा, इसमें वाई का गुणांक क्या हो जाएगा, बी, और इसमें वाई का गुणांक क्या हो जाएगा, साइन एल्फा, इसमें अचर पद क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ध्यान रहे दोनों का अचर पद अगर बराबर में है तो सबका ही बराबर में ही होना चाहिए, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके, पी आ जाएगा। आपको क्या करना है, अपनी तरफ से जो बिंदु माना हुआ थीटा, इसको गायब करना है। तो थीटा को गायब कर देते हैं ना। देखो मैं फर्स्ट और थर्ड अगर लेता हूं तो देखो ये साइन थीटा और इधर ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये कट जाएगा ना। तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो ये तो है ए कोस, ए अपॉन इधर तो बच जाएगा ए अपॉन कोस एल्फा, और इधर क्या बच जाएगा आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में पी कोस थीटा, यही तो बचेगा। तो एक काम करो ना कोस, अब स्टूडेंट यहां पर एक काम करो कि इन सबको तो इधर पक्षांतरण कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपके ए पी अपॉन में कोस एल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा आपके सेक थीटा। क्लियर? अब मैं सेकंड और थर्ड को ले रहा हूं, सेकंड और थर्ड, इसको जब आप सरल करोगे तो क्या आएगा, देखो यहां से अगर आप टेन थीटा दिस इक्वल्स टू दिस, तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू आप निकाल लो, तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा बीपी अपॉन में साइन एल्फा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो एक बात बताओ, एक तो आपके सेक थीटा बराबर है, एक आपके टेन थीटा बराबर है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो अगर आप इसको ए इक्वेशन देते हो और इसको अगर बी, ये जो रिजल्ट आया मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, ये आ जाएगा आपके बी पी अपॉन में साइन एल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर में टेन थीटा। ये समीकरण आपके आ गई बी। अच्छा स्टूडेंट, ए समीकरण और बी समीकरण आपके सामने है। अगर आपको थीटा को गायब करना है तो क्या तरीका लगाओगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो मैं यहाँ पर सर्व समीकरण लगाने वाला हूँ और इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है आपके 1 के बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा का रिजल्ट तो ये रहा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो सेक स्क्वायर थीटा जब आप निकालोगे ना, तो ये कंडीशन आ जाएगी आपके ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर एल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर एल्फा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और बराबर में 1 आ जाएगा। क्लियर? अब प्रूव की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लो। तो एक काम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर भी राइट साइड में भेज देता हूँ, पी स्क्वायर को भी राइट साइड में भेज देता हूँ। तो अगर राइट साइड में एक तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा पी स्क्वायर, तो इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा और बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा, जो आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एल्फा, ये दे रखा है। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्रेंड तो समझ में आ गया होगा। वैसे नॉर्मली जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ तो कैलकुलेशन आपको आसान देखने को मिलेगी, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन को लास्ट में लेना चाहिए।
क्लियर। सेकंड राउंड में जब पेपर देने बैठो ना, इस टाइप के क्वेश्चन को लास्ट में ही लेना चाहिए, क्योंकि ये पॉकेट में ही 4-5 मिनट खा जाता है। 4-5 मिनट में तो 4 क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अगला सवाल देखो, 2x² प्लस xy माइनस 3y², एक दीर्घवृत्त के दो संयुग्मी व्यासों को दर्शाता है। दो संयुग्मी व्यासों के ये संयुक्त समीकरण को दर्शाता है। तो आपको दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता निकालनी है। उत्केंद्रता E अगर आपको निकालनी है तो C/A, इस टाइप का रिजल्ट चाहिए। तो C/A कैसे निकालेंगे? तो देखो यहां पर सबसे पहले तो मैं यहां पर, क्योंकि ये संयुग्मी व्यासों को दर्शाता है, तो संयुग्मी व्यासों के लिए क्या होता है, m1 m2 बराबर माइनस का b²/a² होता है। क्लियर। अगर दीर्घवृत्त है तो, और अगर मान लो अतिपरवलय है तो m1 m2 बराबर प्लस b²/a² होता है। तो सबसे पहले तो यहां से आप ढाल निकालना अगर चाहते हो तो इस समीकरण को 2x² से डिवाइड करवा दो, माइनस x² से डिवाइड करवा दो। तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 3y² x² माइनस का y/x और माइनस का 2 बराबर 0। x² से डिवाइड करवा दिया मैंने माइनस x² से, क्योंकि हम जानते हैं कि y बराबर mx प्लस c, कोई रेखा होती है ना, तो y/x को आप m भी तो मान सकते हैं। तो एक तरीके से ये 3m² माइनस m माइनस 2 बराबर 0 1। क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, इसके दो मूल होंगे, तो बताओ दोनों मूलों में मूलों का गुणा, इट मीन्स m1 इंटू m2 बराबर क्या आएगा, -b/a, इट मीन्स 1/3 आएगा। क्लियर। सिंस यह व्यासों का संयुक्त समीकरण है, संयुग्मी व्यासों के लिए, संयुग्मी व्यासों के लिए क्या होता है, m1 m2 बराबर माइनस का b²/a² होता है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर अगर हम -b²/a² की वैल्यू को इसके बराबर रख देते हैं तो रिजल्ट आपकी क्या मिलेगा, -b²/a² बराबर आ जाए माइनस का b²/a² बराबर आ जाएगा आपके 1/3। ये रिजल्ट हमने निकाल लिया। अब हमें क्या पूछी गई है, उत्केंद्रता E बराबर क्या हो जाएगा, C/A हो जाएगा। क्लियर। और C का मान क्या होता है, C का मान होता है आपके m1 m2 मैंने गलत निकाल दिया क्या, माइनस का x² से डिवाइड करवाया था, नहीं करवाया, ठीक चल रहा है। हाँ एक गलत निकाल लिया, ये मूलों का योग थोड़ी है, मूलों का गुणा है, तो मूलों का गुणा माइनस के 2/3 आएगा। तो फिर दिस इक्वल टू दिस करोगे तो b²/a² बराबर कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट E बराबर क्या होता है, C/A, और C क्या होता है, अंडर रूट में a² माइनस b² में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि दीर्घवृत्त है तो ये इसका a² माइनस b² हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस b² में a², लिख सकते हैं बिल्कुल, b²/a² की जगह 2/3 रख दो, तो ये आ जाएगा आपके 1 माइनस 1/3, इट मीन्स अंडर रूट 2 में 3 आ जाएगा। क्लियर। b²/a² की जगह 2/3, तो ये 1/3 1 में अंडर रूट 3 आ जाएगा, 1 में √3। अच्छा देखो अंडर रूट 2/3 अगर मान लो दिख जाता तो मैं उसको फटाफट जल्दबाजी में गलती कर बैठता, तो वैल्यू रखने में भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं और ये 28 वाला क्वेश्चन आपको कह रहा है, इस अतिपरवलय की इस रेखा के लंबवत स्पर्श रेखाओं के मध्य दूरी, इस अतिपरवलय की इस रेखा के लंबवत स्पर्श रेखाओं के बीच में दूरी निकालनी है। तो मैं एक काम करता हूं ना, इस रेखा का ढाल निकाल लेता हूं। मुझे क्या चाहिए, इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। देखो परवलय की, अतिपरवलय की स्पर्श रेखा, अतिपरवलय x² माइनस y² इक्वल्स टू 1 की स्पर्श रेखा, इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट में a² m² माइनस b² होता है। ये इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण। अब आपको a² b² चाहिए, वो तो a² तो 4 हो जाएगा, b² 3 हो जाएगा, m कहां से लाओगे। तो हम जो स्पर्श रेखा निकालना चाहते हैं वो इस दी गई रेखा के लंबवत है। तो देखो यहां पर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं ना, सिंस L रेखा आपको दे रखी है x + 2y + 7 बराबर 0,
एल का ढाल कितना आ जाएगा आपके माइनस के 1/2। सिंस एल लंबवत है टी के, अतः टी का ढाल क्या हो जाएगा, टी का ढाल एम बराबर हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा। तो ये हमने ढाल निकाल लिया। तो टी का समीकरण क्या हो जाएगा, टी का समीकरण हो जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। तो 16 में से 3 जाएगा तो कितना रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक लिख रहा हूँ ना, हाँ। तो y इक्वल्स टू आप क्या आ जाएगा 2x प्लस माइनस अंडर रूट में 13 आ जाएगा। ये समीकरण आ गई। ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं और समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, देखो इस समीकरण को अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई और बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट 13, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो स्टूडेंट अगर आपको पता हो तो एक रेखा अगर दो रेखाएं अगर इस प्रकार लिखी हुई हो समानांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं के मध्य आपको दूरी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला होता है कि समानांतर रेखा एक तो ये है ax प्लस बी वाई बराबर c1 और एक रेखा ये मान लो आप ax प्लस बी वाई बराबर c2। तो ये जो दूरी है इस दूरी का सूत्र क्या होता है, तो इस दूरी का सूत्र होता है आपके c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को जब यहाँ पर आप काम में लोगे तो देखो कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, एक का कांस्टेंट जो है प्लस का अंडर रूट 3 और दूसरे का माइनस का अंडर रूट 3। तो 2x माइनस वाई प्लस अंडर रूट 3 एंड 2x माइनस वाई बराबर माइनस अंडर रूट 13 के मध्य दूरी तो निकालनी है आपको। तो दूरी निकालनी है तो ये कितनी आ जाएगी आपके दूरी अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 और बटे में अंडर रूट में 4 प्लस 1 आ जाएगा। तो 2 अंडर रूट 13 अपॉन में अंडर रूट में 5 विच इज इन सी ऑप्शन। क्लियर। आज का लास्ट क्वेश्चन 29 वाला आप देख लीजिए। एक दीर्घवृत्त में बने आयत का अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा आपको ये बताना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूं कि मैक्सिमम जब भी आपको निकालना होता है अधिकतम क्षेत्रफल कितना आया था, तो आई थिंक ABE आया था। फिर भी अगर मान लो भूल गए तो मैं इसका नॉर्मली मेथड बता देता हूं कि सबसे पहले तो आप एक डायग्राम बना लीजिए। ये आपने बना लिया दीर्घवृत्त, ये तो क्या हो गया इसका दीर्घवृत्त हो गया। एक्स स्क्वायर के नीचे तो है 9 और वाई स्क्वायर के नीचे है आपके 16 और बराबर में बना, हालांकि ये सेकंड टाइप का है लेकिन वह कोई फर्क नहीं पड़ता अपने कौन सा फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में, मान लो ये सेकंड टाइप का डायग्राम। इसमें हमें बनाना है एक आयत। तो आयत अगर बनाना, मान लो ये आयत है, ये क्या हो गया इसका आयत हो गया। इस आयत का आपको क्या निकालना है, अधिकतम क्षेत्रफल निकालना है। तो इस आयत का अगर अधिकतम क्षेत्रफल निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो आप एक बात बताओ, ये बिंदु इसकी बाउंड्री पर है, इसकी बाउंड्री पर है, तो इसके प्राचलिक बिंदु लिखो ना। इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 3 cos थीटा और 4 sin थीटा। ए cos थीटा बी sin थीटा नहीं होता क्या, तो 3 cos थीटा 4 sin थीटा हो जाएगा। ऐसे ही क्योंकि अगर आपने ये पॉइंट लिख लिया तो फिर ये पॉइंट भी तो बता सकते हो, ये क्या हो जाएगा आपके माइनस का 3 cos थीटा और 4 sin थीटा प्लस का। और अगर ये लिख रहे हो तो ये भी तो लिख दो, इसमें x भी नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में और y भी नेगेटिव होगा, और इसमें ये आ जाएगा 3 cos थीटा और माइनस का 4 sin थीटा। अगर फॉर्मूला भूल जाते हो तो ये अल्टरनेट आप लगा सकते हो। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके ये लंबाई A B C और D, तो ये आ जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो AB इंटू BC। तो AB का मान कितना है, AB दूरी जब आप निकालोगे तो 8 sin थीटा और BC जब दूरी निकालोगे तो ये आ जाएगी आपके 6 cos थीटा। तो 8 छंग 48 तो 24 और sin 2 थीटा लिख सकता हो ना। तो एक बात बताओ, मैक्सिमम क्षेत्रफल के लिए sin 2 थीटा का मान मैक्सिमम पुट कर दो, तो मैक्सिमम क्षेत्रफल की आप 2 थीटा का मान क्या रखोगे 1 पुट कर दो। सिंस sin 2 थीटा इक्वल्स टू +1 से क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपके
क्षेत्रफल आ जाएगा आपके 24, जो आपके ए ऑप्शन में दे रखा है। तो मैं इन दोनों को थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ ताकि आगे आप कंफ्यूज नहीं हो। ये वाला सॉल्यूशन इधर वाला है और बाकी का ऊपर वाला पार्ट आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसका एक मैं सेकंड मेथड के बारे में चर्चा कर रहा था, हालांकि उसका फॉर्मूला तो मैंने आपको गलत बता दिया फिलहाल तो, लेकिन मैं सुधार कर देता हूँ। देखो एक एग्जाम्पल हमने किया था और वो एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया था आठवां एग्जाम्पल। अगर आपको वो फॉर्मूला याद रह जाता है तो ये भी काफी अच्छा फॉर्मूला है। और ये क्या है कि अगर मान लो आपको एक दीर्घवृत्त में बड़े से बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालना होता है, तो बड़े से बड़ा आयत ये होता है आपके 2AB। तो 2A का मान 3, B का मान 4, आंसर आ गया 24। कितना आंसर आसान है। तो ये सब तो देखो फॉर्मूले, कुछ जगह फॉर्मूले इतने अच्छे साबित होते हैं कि काम अपना बहुत फास्ट हो जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर आज मैंने 29 क्वेश्चन करवाए आपको, और मुझे जहां तक लगता है कि मैंने शायद 1-2 क्वेश्चन ही मिस किए होंगे, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम 40 से 50 क्वेश्चन लेकर लगभग सारे ही क्वेश्चन, मतलब डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चन तो अब आप उम्मीद कर सकता हूं मैं आप लोगों से कि शीर्ष क्या होता है, उत्केंद्रता क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों पर छोड़े जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग करेंगे। अब मैं आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में 30 वाले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।